वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ में सबसे पहले तो आ जाता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हम बताते हैं कि जो कार्डिक आउटपुट है ना, वो 40% इंक्रीज हो जाती है और रीचिंग मैक्सिमम बाय द मिड सेकेंड ट्राइमेस्टर। लेबर और डिलीवरी में फर्दर इंक्रीज हो जाती है कार्डिक आउटपुट, और पेशेंट को जो है ना पैल्पिटेशन, एक्स्ट्रा सिसली और साइनस टैकीकार्डिया और इजेक्शन सिस्टोलिक नॉर्मल, ये सारे प्रेगनेंसी में कॉमन होते हैं। जो ईसीजी चेंजेस आती हैं ना नॉर्मल, जिनको हम कंसीडर करते हैं, उसमें क्यूरस कॉम्प्लेक्स में लेफ्ट एक्सिस शिफ्ट आ जाता है। लीड 3 के अंदर क्यू वेव और टी वेव इन्वर्जन आ जाती है, ठीक है। और इंफीरियर और लेटरल लीड्स के अंदर एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन होती है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इंसिडेंस जो है ना कार्डियक डिजीज़ का लेस देन 1% होता है। और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है ना बिकमिंग मोर कॉमन हो गई है प्रेगनेंसी में, और डेथ परपीरियम और प्रेगनेंसी में जो है ना एमआई की वजह से और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए बढ़ रही हैं। रिग्मेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ना ये लेस कॉमन है। एटियोलॉजी में जो है ना कॉन्जेंटल कॉजेज़ भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड कॉजेज। कॉन्जेनिटल कॉजेज़ में बीएसटी, एएसटी, पीडीए, एओर्टिक कोएक्टेशन, और एक्वायर्ड कॉजेज़ में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, रोमैटिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, एनोरिज्म और डायसेक्शन ऑफ द एओर्टा और इसकी ब्रांचेस, ठीक है। जनरल मेयर्स में आपने पेशेंट को क्लासीफाई कर लेना, उसके लिए उन्होंने ये NYHA क्लास है, जिसको नेहा क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें ग्रेड क्लास 1 के अंदर 9 सिम्टम्स हैं और पेशेंट जो है ना नो लिमिटेशन ऑफ ऑर्डनरी फिजिकल एक्टिविटी। ग्रेड क्लास 2 के अंदर माइल्ड सिम्टम आ जाते हैं और स्लाइट लिमिटेशन हो जाती है उसकी एक्टिविटी की। थर्ड में जो है ना मार्क लिमिटेशन होती है, लेकिन वो रेस्ट करने पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। 4 के अंदर फिर वो सिम्टम उसके रेस्ट पे भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वुमन विद कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हैविंग बेबी विद कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म पल्मोनरी हाइपरटेंशन की जो चाइल्ड बेडिंग एज में होती है वो इडियोपैथिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट अदर जो है ना वो सेकेंडरी टू आइजनमेंगर सिंड्रोम, सेकेंडरी टू क्रॉनिक पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, ठीक है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन फ्रॉम एनी कॉज इज़ डेंजरस एंड मटरनल मोर्टेलिटी इसकी होती है 25 to 40%। ये भी एक एमसीक्यू है, ठीक है। और मोस्ट प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डेथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, हाइपोवोलीमिया और प्री इक्लेम्शिया। इनकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डेथ होती है। इसका जो ट्रीटमेंट है, पहले तो आपने पेशेंट को कहना है कि वो प्रेगनेंसी अवॉइड करे, और या आप उसकी थेरापेटिक टर्मिनेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपने मल्टी डिसिप्लिनरी, अगर वो डिक्लाइन करती है तो आपने मल्टी डिसिप्लिनरी केयर करनी है, और इसमें आप वेजोडाइलेटर पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। वेजोडाइलेटर कौन कौन से देने हैं? सिल्डेनाफिल, न्यूबुलाइज और आईवी प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। लेकिन एंडोथैलिन एंटागोनिस्ट बुसेंटिन जो है ना अवॉइड करना है, क्योंकि ये टेराटोजेनिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन भी कॉमन काज है कार्डिक डेथ की, और ये लेट प्रेगनेंसी या नियर टर्म और इन अर्ली परप्यूरियम में प्रेजेंट करती है। इसका प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर है वो बाइकस्पिड एओर्टिक वेल, एओर्टिक कोआक्टेशन, टर्नर सिंड्रोम, एलर-डायलन सिंड्रोम और मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है। इसमें टॉल स्टेचर, हाई आर्च पैलेस, स्कोलियोसिस, लेंस डिसलोकेशन होती है। अगर इसकी एओर्टिक रूट डाइसेक्शन डायमेंशन ग्रेटर दैन 4 सेंटीमीटर है तो वो इंक्रीज रिस्क होता है, लेकिन अगर लेस दैन 4 सेंटीमीटर है तो आउटकम गुड होता है। और लेकिन प्रेगनेंसी के साथ 5 फोल्ड इंक्रीज रिस्क हो जाता है एओर्टिक कॉम्प्लिकेशन का विद मार्फन सिंड्रोम। मैनेजमेंट इसकी जो है ना उसमें है, पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट करता है सीवियर चेस्ट पेन, इंटरस्कैपुलर पेन और सिस्टोलिक हाइपरटेंशन डिफरेंट होती है बोथ हार्म के अंदर, तो आपने उसका CT, MRI और एको करवा लेनी है। वुमेन जिसका मोर देन 4 सेंटीमीटर है ना, उसको कहना है कि प्रेगनेंसी डिले करे। और डिलीवरी के लिए उन्होंने कहा कि जो विजाइनल डिलीवरी है वो लेस देन 4 सेंटीमीटर पे पॉसिबल है, लेकिन मोर देन 4 सेंटीमीटर पे आपने C-सेक्शन ही करना है। नेक्स्ट आ जाता है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस मोस्टली माइग्रेंट वुमेन के अंदर होता है, और इसमें जो है ना मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो पल्मोनरी एडीमा होता है। मैनेजमेंट में आपने सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस में पहले तो कहना है कि प्रेगनेंसी को डिले करें, और अनटिल आफ्टर ओपन और क्लोज माइट्रल वेलवॉटमी, और बीटा ब्लॉकर जो अवॉइड करने, क्योंकि ये हार्ट रेट को कम करते हैं और पल्मोनरी एडीमा का रिस्क होता है। सीवियर केसेस में आप बलून माइट्रल वेलवॉटमी भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, ये सेफ़ है। लेकिन लेबर और डिलीवरी के अंदर आपने ना सुपाइन और लिथॉर्मी पोजीशन को अवॉइड करना है, और फ्लूइड ओवरलोड को भी अवॉइड करना है।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मैकेनिकल हार्ट वेल्स। मैकेनिकल हार्ट वेल्स, जो वुमेन विद मैकेनिकल हार्ट वेल्स रिक्वायर लाइफ लॉन्ग एंटीकोagulation, इसलिए जो है ना वो वारफरीन पे होती हैं। लेकिन वारफरीन की जैसे एम्ब्रियोपैथी, मिसकैरेज, स्टिल बर्थ और फीटल इंट्रासेरेब्रल हेमरेज का रिस्क होता है। हार्ट हेपरिन के साथ थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट का रिस्क होता है। मैनेजमेंट आपने ऐसे कैसे करनी है कि या तो उसको कहना है कि कंटिन्यू करिए वारफरीन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, या आपने वारफरीन को रिप्लेस कर देना विद हाई डोज लो मोलेकुलर वेट हेपरिन के साथ, आइदर फ्रॉम 6 to 12 वीक्स गेस्टेशन टू अवॉइड वारफरीन एम्ब्रियोपैथी और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। या तो उसको कहेंगे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हेपरिन ले ले, या फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ही हेपरिन ले। ठीक है। इफ लो मोलेकुलर हेपरिन यूज, डोज शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एंटी फैक्टर 10A लेवल, एंड लो डोज एस्पिरिन यूजली ऑल्सो गिवन। ठीक है, एस्पिरिन भी इसको देनी है। नेक्स्ट ये उन्होंने डिलीवरी के टाइम पे बताया कि वारफरीन शुड बी डिसकंटिन्यू एंड सब्सिट्यूटेड विद लो मोलेकुलर हेपरिन फॉर 10 days प्रायर टू डिलीवरी। डिलीवरी से 10 दिन पहले आपने ना लो मोलेकुलर वेट हेपरिन देनी है उसको, to allow clearance of warfarin from fetal circulation. For the delivery itself, heparin therapy is interrupted. डिलीवरी के हेपरिन को भी बंद कर देना, बट रीस्टार्टेड पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में दोबारा शुरू कर लेना। वारफरीन रिकमेंडेड 5 to 7 डे पोस्टमार्टम। और वारफरीन जो अगर आपने दोबारा स्टार्ट करनी है तो 5 to 7 डे पे स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर अर्जेंट डिलीवरी रिक्वायर है ना, तो वारफरीन का एंटीडोट है प्रो थ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स और वाइटामिन के, और हेपरिन का एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। नेक्स्ट जो है टॉपिक है, वो ये कह रहे हैं कि जो इन्फाक्शन है ना मोस्ट कॉमनली अकर इन द पोस्टमार्टम पीरियड है। मटरनल डेथ जो है ना वो 10%, सॉरी ये टॉपिक अगला स्टार्ट हो जाता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फाक्शन का। और इसमें रिस्क फैक्टर है मटरनल एज और ओबेसिटी, इंक्रीजिंग ओबेसिटी के साथ। और इसके अलावा 35 ईयर एज, मोर देन 35 ईयर, मल्टी ग्रेविडा, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं एमआई के। तो इन्फाक्शन जो है ना मोस्ट ओकर पोस्टमार्टम पीरियड में होता है। इसमें की जैसे मटरनल डेथ का रिस्क 10% होता है। और मोस्टली हमने जो है ना इसका डायग्नोसिस ट्रॉप टी से बनाना होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में आल्टर नहीं करते टी और आई। मैनेजमेंट इसमें ये वो कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी शुड नॉट बी विद हेल्ड इन प्रेगनेंसी, और परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन में बी बेटर प्रोवाइड बेटर ऑल्टरनेटिव। तो बोथ एस्पिरिन और बीटा ब्लॉकर आर सेफ इन द प्रेगनेंसी। स्टैटिन शुड बी डिसकंटिन्यू प्रायर टू एंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। स्टैटिन जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट आ जाता है एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकता है। इसमें ये कि एंटीबॉडी प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, लेकिन आपने इसमें देना किन किस किस ग्रुप को देना है जो हाई रिस्क होंगे, जैसे कि डेवलपिंग इस्केमिक हार्ट डिजीज़, प्रीवियस इस्केमिक हार्ट डिजीज़, और फॉर दोज हु हैव द पुअरेस्ट आउटकम इफ़ दे डेवलप इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ वाले। ठीक है, यानी आपने प्रीवियस वालों को भी देना है और साइनोटिक वालों को भी देना है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी प्रोफिलैक्स देना है वो क्या क्या देना है, वो आपने अमोक्सिसिलिन 2 ग्राम IV प्लस जेंटामाइसिन 120 mg IV एट द ऑनसेट ऑफ द लेबर और रप्चर्ड मेम्ब्रेन और प्रायर टू सी सेक्शन, followed by amoxicillin 500 mg orally or IM or IV depending on the patient condition. 6 hours later for the women जो जिनको पेंसिलिन एलर्जी है ना, उनको आपने वैनकोमाइसिन 1 ग्राम IV देनी है, और टीकोप्लानिन 400 mg IV में भी यूज इंस्टेड ऑफ अमोक्सिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो है ना ये फेमिलियर भी हो सकती है, इनहेरिटेड भी हो सकती है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेट है। ठीक है, इसमें पेशेंट सिंकपी होती है, एंजाइना लाइक चेस्ट पेन होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन और हाइपोवोलीमिया होता है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है ना उसमें सडन कार्डियक डेथ और नॉन सस्टेन वीटी की हिस्ट्री होगी, फेलियर ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू राइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ। बीटा ब्लॉकर शुड बी कंटिन्यू प्रेगनेंसी और इनिशिएटेड फॉर द सिम्टोमेटिक, इसका ट्रीटमेंट बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट आ जाता है पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। इसकी डेफिनेशन ये कि हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इन द मंथ फॉलोइंग डिलीवरी वेयर नो अदर कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर फाउंड। इसके जो रिस्क फैक्टर है ना वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है, हाइपरटेंशन है, मल्टीपैरिटी है, इंक्रीजिंग एज और अफ्रीकन कैरिबन रेस। डायग्नोसिस इसका एक तो वो हिस्ट्री होगी ब्रेथलेसनेस, साइन ऑफ हार्ट फेलियर, इसके अलावा एको जब आप करवाएंगे उसके ऊपर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन और डायलिटेशन ऑफ ऑल 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रीटमेंट इसका जो है ना वो ऑक्सीजन है, डायूरेटिक है, वेजोडाइलेटर है, AC इनहिबिटर है, इफ पोस्टमार्टम आइनोट्रोप्स इफ रिक्वायर्ड।
नेक्स्ट आ जाता है एरिथमिया। साइनस टैकीकार्डिया किस वजह से प्रेगनेंसी में होता है? ब्लड लॉस से, इन्फेक्शन से, हार्ट फेलियर से, थायरोटॉक्सिकोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। मोस्ट कॉमन एरिथमिया जो प्रेगनेंसी में होता है ना वो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। इसका ट्रीटमेंट होता है एडिनोसिन देनी है या IV वेरापामिल और बीटा ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।